नीलम और पूनम दोनों बहनें थीं, लेकिन शादी दोनों की काफी अलग होती है। जहाँ नीलम अमीर तो वहीं पूनम गरीब घर की बहू बनती है। हाय पूनम, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ। आप सुनाओ? मैं तो बस कमरे में बैठी बैठी कॉफी पी रही थी। सर्दी बहुत है ना। कैसी बात कर रही हो दीदी? शहर तो एक ही है हम दोनों का। गर्मी के मारे मेरे पसीने छूटे जा रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है तो ठंडा ही होगा ना। और काम वाली खाना बना रही है, बस खाने के वक्त कमरे से बाहर निकलूंगी। ओह अच्छा, गुड है दीदी। तो यहीं आ जाओ मेरे घर पर। हाँ, जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं, ओके? उसके बाद पूनम फोन रख देती है कि सामने उसकी सास खड़ी होती है। ये ले, तरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बांट दिया, ये तेरा हिस्सा। अरे मम्मी, मैं काट देती, आप क्यों परेशान हुई? बस रोटी बनाकर खाती हूँ। सास पूनम का हाथ पकड़कर उसे पंखे के पास ले जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी नंद और देवर बैठे होते हैं। भाभी, आओ लूडो खेलते हैं। ये तो हार रही है, आप आ जाओ। अरे मैं तो रोटी बना रही थी, माँ ले आई खरबूजा खाने के लिए। अब आप भैया लूडो खिला रही हो, खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी, रोटी मैं बना लेती हूँ। पूनम का हंसता खेलता परिवार था, सब एक दूसरे की मदद करते। रोज सुबह शाम पूरा परिवार साथ ही बैठता। अरे पूनम, चलो तैयार हो जाओ, पानी पूरी और गोला खा कर आते हैं, जुहू चौपाटी चलते हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज। पूनम भी जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों घूमने के लिए चले जाती हैं। कि तभी नीलम का फोन पूनम के पास आता है। हेलो, क्या कर रही हो पूनम? अरे दीदी, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ, इनके साथ जुहू चौपाटी घूमने आई हूँ। आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं तो कमरे में बैठी हूँ, टीवी देख रही थी। अरे दीदी, आ जाओ ना जुहू चौपाटी, बहुत अच्छा और सुहाना मौसम है। 2 व्हीलर पर मुंह पर ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मजा आया। अरे नहीं नहीं, 2 व्हीलर है, कहाँ हम लोगों के घर, जानती तो हो तुम। खैर तुम आ जाओ ना कल मेरे घर पर। बताती हूँ दीदी, माँ जी से पूछ कर आती हूँ। उसके बाद पूनम फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी नीलम दीदी की तरह पैसे वाले घर में शादी करती। तो मैं कौन से गरीब घर से हूँ? खा रही हूँ, पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर क्या? खैर पूरी पैक करवा लो घर में सबके लिए। अगले दिन नीलम घर पर। चलिए ना, शाम को पूनम के घर चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है बेचारी। अरे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, रात को मेरी एक पार्टी है बिजनेस से रिलेटेड, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ ना। नहीं, अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद पति के बिना बीवी कहीं जाती अच्छी नहीं लगती। कैसी मिडिल क्लास वाली बातें कर रही हो? माँ को देखो, कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती है वो, मैं नहीं जा सकता। अच्छा शाम को कहीं बाहर चले, आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है। यार अभी तो बताया पार्टी है, वो भी ताज में, तुमको चलना है तो बताओ। नहीं, ताज का मन नहीं है। चलिए ठीक है। फिर उसका पति ऑफिस चला जाता है। नीलम घर पर सारा दिन या तो टीवी देखती या फिर मोबाइल। नीलम सोचती है कि घर वालों के साथ जाकर थोड़ा बैठे। हाय बेटा, कोई काम था? मेरे कमरे में कैसे आज? कुछ नहीं माँ, बस मन नहीं कर रहा था तो। ओह, तो ये कैरम खेलोगी?
हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं। आप अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक सेंड कर देती हूँ। नीलम समझ जाती है कि सास उसे जाने को बोल रही है, इसलिए नीलम वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर वो मोबाइल में कैरम खेलती है और फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। नीलम घर से बाहर आती है और ड्राइवर को पूनम के घर जाने के लिए कहती है, मुझे मेरी बहन के घर ले चलो। जी मैडम जी। और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना। नीलम मिठाई की दुकान में जाती है और एक से बढ़कर एक मिठाई खरीदती है। वो अपनी बहन के घर जाती है, जहाँ सारा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे नीलम बेटा, आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते आंटी जी, पूनम कहाँ पर है? पूनम अभी तो यही थी। पता नहीं। देखना विजय, भाभी कहाँ पर है? माँ, भाभी शायद आपने जो कपड़े दिए थे वो रखने अपने कमरे में गई हैं। मैं बुला कर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। नीलम पूनम के कमरे में जाती है, जहाँ वो बालकनी में पड़ोसियों से बातें कर रही थी। तभी, अरे दीदी, कैसे आना हुआ? आओ आओ, चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं। नहीं नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसे बातें कर रही हो दीदी? आप आई हो तो सभी आपसे मिलना चाहते हैं। चलो ना। पूनम और नीलम सबके पास जाती है, जहाँ पूनम की सास चाय और नाश्ता बनाकर लेकर आती है। अरे आंटी जी, आप क्यों बना रही हैं? वो इसलिए कि हम साथ बैठ सके। माँ, अब आप बैठ जाइए। पूनम के घर का माहौल नीलम को कुछ अलग सा ही लगता है। कितना वक्त हो गया इस तरह का खाना नहीं खाया था। कितना स्वाद है इस खाने में। इस तरह का खाना तो हम लोगों के घर रोज ही बनता है। अच्छा, खाने में क्या खाओगी दीदी? अरे इसे वो खिलाओ ना जो गांव वाली बुआ सिखा कर गई थी। हाँ हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। पूनम की नंद और देवर भी नीलम के साथ बात करने में लग जाती हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है, अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लगाता है। नीलम जब वापस घर को जा रही होती है तो पूनम की सास उसे पैसे देते हुए कहती है, बेटा, पहली बार बहन के घर आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन मैं बड़ी हूँ। ये छोटी सी भेंट रख लो। पता होता कि तुम आने वाली हो तो कोई साड़ी खरीद कर रखती तुम्हारे लिए। नीलम सास के पैर छूती है और आँखों में आंसू भरकर बोलती है, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, लेकिन पूनम तो रिश्तों से अमीर है। जीवन में सच्ची हंसी और खुशी अपनों के साथ है, न कि पैसों से। उसके बाद नीलम वहाँ से चली जाती है और पूनम अपनी सास को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये कहानी भोपाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली कोमल नाम की एक औरत की है। उसके साथ उसकी 9 साल की बेटी प्रिया और पति माधव भी रहता था। कोमल को कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार ही रहती थी। एक दिन की बात है, कोमल की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और वो अपने पति और बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। जिसके बाद माधव हमेशा प्रिया की परवरिश के लिए परेशान रहता था, क्योंकि कोमल के जाने के बाद प्रिया हमेशा बस रोती ही रहती थी। इसीलिए प्रिया की देखभाल के लिए प्रिया की मौसी, जिनका नाम अनुराधा होता है, उससे वो शादी करता है। लेकिन 2 महीने बाद ही एक भयानक बीमारी की वजह से प्रिया के पिता भी प्रिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब प्रिया बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम प्रिया से ही करवाया करती थी और खाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ बासी रोटी ही दिया करती थी,
जिसकी वजह से प्रिया की भी तबीयत बहुत खराब होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अरे करमजली, सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई है? जल्दी इधर आओ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही प्रिया जल्दी से बाहर आई और अपनी सौतेली माँ से बोली, क्या हुआ माँ, कोई काम है क्या? अरे करमजली, तुझे मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है क्या, या कान में रुई ठूस ली है? सुन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे घर वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं, समझी? चल अब निकल यहाँ से। इतना कहकर अनुराधा अपना बैग लेकर बाहर चली गई। वहीं प्रिया दोबारा से घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। काफी समय बीतने के बाद प्रिया को बहुत तेज भूख लगती है। अरे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, मैं क्या खाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं, फिर बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। जैसे ही प्रिया अपने सौतेली माँ के कमरे में जाती है तो उसे सामने तकिए के नीचे कुछ पैसे दिखाई देते हैं। पैसे को देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, अरे यहाँ तो केवल 20 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ के आने से पहले नूडल्स वाले भैया के यहाँ जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसे सोचकर प्रिया तकिए के नीचे से पैसे उठा लेती है और खाना खाने के लिए नूडल्स वाले की दुकान पर चली जाती है। वहाँ प्रिया एक प्लेट नूडल्स खाती है। अब वो नूडल खाकर घर आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सौतेली माँ अनुराधा गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी और वो प्रिया का ही इंतजार कर रही थी। ये देखकर प्रिया बहुत डर जाती है। क्या हुआ माँ, मैंने कुछ किया क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कलमोही, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे कमरे से पैसे चुराएगी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होगी? अब सच सच बता, तूने मेरे कमरे से पैसे क्यों चुराए? माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने आपके कमरे से पैसे लिए थे और नूडल्स वाले की दुकान से जाकर एक प्लेट नूडल खाई है। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूँगी। तुझे आज मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। प्रिया रोते रोते अपनी सौतेली माँ से बहुत माफी मांगती है, लेकिन गुस्से से लाल अनुराधा ने उसकी एक ना सुनी। फिर वो एक मोटा सा डंडा लाकर प्रिया को मारने के लिए पकड़ने लगी और प्रिया के दोनों हाथों पर मारने लगी। तभी प्रिया दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ, मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस मार की वजह से तुझे पूरी जिंदगी भर का सबक मिल गया कि घर में चोरी करने की सजा क्या होती है। अब अपनी इस मनहूस सी शक्ल को लेकर यहाँ से फुट ले, भाग यहाँ से। प्रिया रोते रोते वहाँ से चली जाती है और चलते चलते गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रोते रोते वो अपने माता पिता को याद करने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे छोड़कर आप लोग क्यों चले गए? यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है माँ। ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और कुछ खाने के लिए भी नहीं देती है। तभी अचानक प्रिया को किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। कोई है यहाँ? कोई है तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहते हुए प्रिया उस दिशा में आगे बढ़ती है जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही
प्रिया एक घायल प्यारी सी परी को देखती है और वो हैरान होकर बोलती है, अरे ये तो एक परी है, लेकिन इस हालत में। परी, क्या हुआ आपको और आपकी ये हालत कैसे हुई? मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन आपकी ये हालत किसने की? मैं परियों की रानी हूँ, सिंड्रेला परी। एक दुष्ट परी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? फिर प्रिया उस परी को एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठा देती है और झट से नदी से पानी लाकर उसे रानी परी को पिला देती है। उसके बाद रानी परी उसे अपने बारे में बताती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। कृपया करके बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहाँ कहीं खो गई है, उसे खोजकर मुझे दे दो, जिससे मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढकर अभी लाती हूँ। इतना कहकर प्रिया रानी परी की छड़ी ढूंढने लग जाती है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार प्रिया को कुछ कटीली झाड़ियों के बीच रानी परी की जादुई छड़ी मिलती है। शुक्र है रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल ही गई। मैं जल्दी से रानी परी को ये देकर आती हूँ। प्रिया ने जैसे तैसे उन कटीली झाड़ियों से अपने जख्मी हाथों की बिना परवाह किए उस जादुई छड़ी को निकाल ही लेती है और उसे ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप देती है। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। सिंड्रेला परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली तो उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। अब प्रिया ने रानी परी सिंड्रेला से पूछा, रानी परी सिंड्रेला, आप यहाँ पर क्या करने आई थी? लगभग 30 साल पहले एक दुष्ट परी परीलोक से भागकर पृथ्वी लोक पर आ गई थी। वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ताकतवर भी है। उसे मैं बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। अब हमें खबर मिली है कि वो इंसानी रूप को धारण करके इसी गांव में रहती है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और हमें पता चला है कि वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए हर रोज इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन रानी परी, जितना मैंने सुना है, परियां तो लोगों की मदद के लिए है ना? लेकिन ये परी ऐसे क्यों कर रही है? ये दुष्ट परी सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बनना चाहती है। इसी वजह से इसको अच्छाई बुराई में फर्क नहीं नजर आ रहा और ये अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि उसका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप उसे पहचानोगे कैसे? उसको पहचान पाना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि वो तो एक इंसानी रूप में है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि वो इंसानी रूप को धारण करके रह रही है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी तो मैंने उसके माथे पर अपनी जादुई तलवार से वार किया था, जिससे उसके माथे पर एक काला निशान पड़ गया था। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उस काले निशान से उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी सिंड्रेला की नजर प्रिया के जख्मी हाथों पर जाती है। अरे, तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसे लगी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथों को ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से प्रिया के दोनों हाथों को ठीक कर दिया। तब प्रिया ने रोते रोते अपनी सौतेली माँ के बारे में सारी सच्चाई परी को बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ परेशान करे तो तुम मुझे याद कर लेना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। और तुम अपने साथ ये जादुई हीरा लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े
तो तुम इस हीरे को अपने हाथ में रखकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला वहाँ से अदृश्य हो गयी। फिर प्रिया उस हीरे को लेकर अपने घर वापस चली गई। रात को जब प्रिया अपनी सौतेली माँ को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ के माथे पर वही काला निशान देखा। निशान देखते ही प्रिया सोचने लगी, अरे माँ के माथे पर काला निशान है, ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे रानी परी ने बताया था। लेकिन ये निशान माँ के माथे पर कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद प्रिया अपने कमरे में जाकर पूरी रात यही सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने रानी परी के दिए हुए उस जादुई हीरे की मदद से रानी परी सिंड्रेला को याद करने लगी और पलक झपकते ही रानी परी सिंड्रेला वहाँ पर प्रकट हो गयी। क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से परेशान किया? नहीं रानी परी, मैंने कुछ बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। कल आपने जो निशान के बारे में मुझे बताया था, मैंने ठीक वैसा ही काला निशान अपनी सौतेली माँ के माथे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर जा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो तो अभी सो रही है, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर प्रिया रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में चली गई। जैसे ही रानी परी ने प्रिया की सौतेली माँ को देखा, तो वो पहचान गई कि ये वही दुष्ट परी है। फिर रानी ने अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए प्रिया से कहा, इस दुष्ट परी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनकर प्रिया बहुत डर गई। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद रानी परी सिंड्रेला ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट परी को एक रस्सी से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच पाओगी? इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर उस दुष्ट परी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपने आप को आजाद ही नहीं कर पाई। तभी रानी परी सिंड्रेला की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और उस शैतान परी को जलाकर राख कर देती है। रानी परी जी, आपने गांव के बाकी लोगों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी सौतेली माँ भी अब नहीं रही, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अरे प्रिया बेटी, अब रोना बंद करो, तुम मेरे साथ परीलोक में रहोगी। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या सच में रानी परी सिंड्रेला? रानी परी सिंड्रेला नहीं, मुझे माँ कहो। बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब चलो, परीलोक में सारी परियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला प्रिया को लेकर परीलोक वापस चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्रिया वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। उसके बाद से प्रिया अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में हंसी खुशी से रहने लगी।